टिकट दिया उसके बाद जो उनका आचरण है हम सभी उस पर टिप्पणी कर रहे हैं और उनका यह आचरण भय आतंक फैलाने वाला है और इस तरह से भय आतंक फैलाने का काम वो करते रहेंगे तो जिस तरह से प्रिंस खान के खिलाफ मैंने स्टैंड लिया ईडी सीबीआई से कारण लगी उसी तरह से ऐसे लोगों के ऐसे समूहों के जो कारनामे बाघमारा में बीसीसीएल के एरिया 1 से 5 तक है जहां बिना 1200 रुपया पर टन दिए हुए बीसीसीएल की डीओ लेने वाला कोई भी आदमी कोयला नहीं उठा सकता है तो मैं इस आतंक को भी दूर करने के लिए मैं आगे प्रयास करूंगा और मैं ईडी से भी चुनाव आयोग से भी कहूंगा कि ये बाघमारा इलाके में मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना आपका काम है। इस चुनाव में वैसे मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा खर्च ना हो वह देखना भी आपका काम है। धनबाद में बीजेपी प्रत्याशी धुल्लू महतो को घोषित किए जाने के बाद से भाजपा के अंदर और बाहर घमासान मचा हुआ है। धनबाद सीट धुल्लू महतो के स्थान पर दूसरे प्रत्याशी की मांग लगातार उठ रही है। ताज़ा मामला धनबाद मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष के द्वारा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और राष्ट्रीय महामंत्री को पत्र के माध्यम से प्रत्याशी बदलने की मांग की थी। इसकी सूचना जब बीजेपी प्रत्याशी धुल्लू महतो को लगी तो फोन के माध्यम से मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष कृष्णा अग्रवाल को धमकी दी गई थी। धुल्लू महतो के द्वारा धमकी दिए जाने के बाद कृष्णा अग्रवाल के समर्थन में जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय धनबाद पहुंचे और बाघमारा विधायक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आइए जानते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ मुद्दे सामने आ रहे हैं। कि भारतीय जनता पार्टी के जो 9 घोषित प्रत्याशी हैं उनका एक वीडियो ऑडियो मुझे कल मिला कृष्णा अग्रवाल से बात करते हुए। फिर प्रेस से भी खबर मिली कि मेरे बारे में उन्होंने कहा है कि सारा काम कृष्णा अग्रवाल मेरे कहने पर कर रहे हैं। तो मुझे उचित लगा कि मैं धनबाद आकर कृष्णा जी को ये आश्वस्त करूं कि कोई आपको भयभीत करना चाहता है तो मैं आपके साथ खड़ा हूं। पहले भी प्रिंस खाल के मामले में मैं ही एक व्यक्ति था जो न केवल इनके अनशन में आया, अनशन तोड़वाया, बल्कि मेरे प्रयास से ईडी और सीबीआई आज सारे मामलों की जांच कर रही है। तो इस मामले में किसी ने मुझे निमंत्रण दिया, उस निमंत्रण को पूरा करने के लिए मैं धनबाद आ गया। निर्णय पर जिसमें मैं नहीं हूँ कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। ये तो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, संघ परिवार के लोग हैं, उनको ये बात कहनी चाहिए और पूछनी चाहिए। इसलिए मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा जिसको उन्होंने दिया। अब उन्होंने टिकट दिया उसके बाद जो उनका आचरण है हम सभी उस पर टिप्पणी कर रहे हैं और उनका यह आचरण भय आतंक फैलाने वाला है और इस तरह से भय आतंक फैलाने का काम वो करते रहेंगे तो जिस तरह से प्रिंस खान के खिलाफ मैंने स्टैंड लिया ईडी सीबीआई से कारण लगी उसी तरह से ऐसे लोगों के ऐसे समूहों के जो कारनामे बाघमारा में बीसीसीएल के एरिया 1 से 5 तक है जहां बिना 1200 रुपया पर टन दिए हुए बीसीसीएल की डीओ लेने वाला कोई भी आदमी कोयला नहीं उठा सकता है तो मैं इस आतंक को भी दूर करने के लिए मैं आगे प्रयास करूंगा और मैं ईडी से भी चुनाव आयोग से भी कहूंगा कि ये बाघमारा इलाके में मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना आपका काम है। इस चुनाव में वैसे मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा खर्च ना हो वह देखना भी आपका काम है। तो इस चुनाव में मेरी एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी, चुनाव के बाद भी होगी। जो मुझे निमंत्रण देगा मैं निमंत्रण पूरा कराने के लिए किसी हद तक जाऊंगा। ये बात मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ। क्या एक हम लोगों का दल बना है, अब संरक्षक मैं उस दल का हूँ, लड़ना होगा हम उस दल से लड़ेंगे, मगर मैं बड़ी उतावला नहीं हूँ कि यहाँ से मैं चुनाव लड़ जाऊँ। नहीं तो मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दरवाजे पर नाक रगड़ते रहता है कि भाई अखबार में आ रहा है कि आप धनबाद से मुझे प्रत्याशी बना रहे हैं। मैंने किसी से बात नहीं की, किसी ने मुझसे बात नहीं किया। फिर ये बात उठी कि नीतीश कुमार जी मेरे परम मित्र हैं, वो भारतीय जनता पार्टी से
एक टिकट मांगेंगे और वो मुझे दिलवा देंगे धनबाद का। तब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर खंडन किया कि जमशेदपुर पूर्वी की जनता ने मेरे ऊपर जो उपकार किया है मैं उसका ऋण चुका रहा हूँ, ऋण चुकाना बाकी है, इसलिए मेरे मन में कोई उतावलापन नहीं है। मगर यदि धनबाद की परिस्थिति ऐसी ही बनी रहे, इसी तरह के लोग सामने आते रहे और कोई बिल्ली के गले में घंटी बांधने के लिए तैयार नहीं होगा, तो मैं बिल्ली के गले में घंटी बांधने के लिए तैयार हूँ। यही मैं आज आपके बीच में कह सकता हूँ। चुनाव लड़ने की बात तब आएगी जब नॉमिनेशन शुरू हो जाएगा। तो मतलब लड़ेंगे आप चुनाव? अब मैंने जो उसमें से कहा, आप उसका निष्कर्ष निकालिए। निष्कर्ष यही है कि बिल्ली के गले में घंटी आप बांधेंगे? तो मैं तो आज भी बांध ही रहा हूँ। बिल्ली के गले में घंटी बांधने के लिए मैं आप लोगों के मैदान में उतरकर भी बांधने के लिए मैं तैयार हूँ। मगर चुनाव लड़ना ही मेरे प्राथमिकताओं में शामिल नहीं है। विधानसभा लोकसभा का सदस्य नहीं रहते हुए भी मैं दामोदर को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए 2004 से प्रयास कर रहा हूँ। उस प्रयास का परिणाम हुआ है और दामोदर आज साफ हैं। तो दामोदर पुकारते हैं तो जैसे किसी को 2014 में माँ गंगा ने पुकारा था, वैसे ही अगर विष्णु स्वरूपा परम पिता तुल्य दामोदर मुझे पुकारते हैं तो मुझे यहाँ आने में कोई एतराज़ नहीं है। उनके आदेश का पालन मैं जरूर करूँगा। प्रिंस खान से और से तुलना कर रहे हैं जो फोन किए उस मामले पर, क्या प्रिंस खान से तुलना किया जा रहा है क्या, जो भाजपा प्रदेश अभी है? जो वातावरण बना है उसको हम लोग प्रतीकों के माध्यम से समझ रहे हैं। जो चीज़ें बाघमारा में हो रही हैं, कोयला खदानों के मामले में, उसको भी प्रतीक रूप में समझ लिए। दुबई से बैठ के प्रिंस खान जो कर रहे हैं वह प्रतीक के रूप में है। दोनों में व्यक्तिगत कोई तुलना नहीं है, ना मैं किसी का व्यक्तिगत नाम लेना चाहता हूं, क्योंकि जब चुनाव आचार संहिता घोषित हो गई है तो बातचीत करने में हम सीमा मर्यादा का पालन नहीं करेंगे तो उससे अपना भी नुकसान होगा। झारखंड में ऐसे और भी कितने सभी पार्टियों में मिलाकर कैसे इतने कौन सा प्रत्याशी होंगे जो इस तरह के आपराधिक घटनाओं वाले शामिल होंगे? और भी कोई प्रत्याशी है? पूरी सूची नहीं है। देखिए, केस मुकदमा तो मेरे ऊपर ही आधा दर्जन मुकदमा यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री जो धनबाद के प्रभारी हैं सरकार में, मेरे ऊपर उन्होंने किया है। 6 मुकदमे मेरे ऊपर हैं। तो मुकदमा हो जाना ही केवल अपराधी होने का प्रमाण नहीं होता है। 46 मुकदमे अभी भाजपा के प्रत्याशी पर है, जिस तरह से सूचना आ रही है। किसी ने मुझे 49 कहा और उसमें आय से अधिक संपत्ति का भी मामला है जो हाई कोर्ट में है, जिसके दस्तावेज हैं। तो दस्तावेज जनता के बीच में जाएगी तो जनता इसका फैसला करेगी। और भी पिछले कई दिनों से मानसिक तनाव में था। एक तो काफ़ी लंबे अंतराल के बाद, काफ़ी इंतजार के बाद भाजपा ने अपना प्रत्याशी का घोषणा किया और संजोग है कि जिस नाम का अनाउंसमेंट धनबाद लोकसभा के लिए किया गया तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उस नाम के आने के बाद काफ़ी लोग सशंकित थे, डरे थे, सहमे थे और लोग अचंभित थे कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को कैसे अपना उम्मीदवार बनाएगी। जो भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि पार्टी विथ डिफरेंस, चाल चरित्र चेहरा सब अलग है, वैसे पार्टी आज ऐसे कैंडिडेट को उम्मीदवार बनाई है जो 2 लोकसभा के रहने वाले भी नहीं हैं, धनबाद लोकसभा में निवास भी नहीं करते और उनके क्रियाकलापों से, चूंकि वो एक लोकल कैंडिडेट है, सारे लोग भली भांति वाकिफ़ है। तो सब लोग धनबाद का अगला भविष्य देख रहे थे कि अगर ये कैंडिडेट के रूप में आए हैं और ये चुनाव जीतते हैं तो धनबाद का अगला 5 साल में क्या होना है, धनबाद कैसा रहेगा, धनबाद में क्या एक नया और माहौल क्रिएट होगा। तो कई लोगों से बातचीत होने लगी, कई लोग फ़ोन कर रहे थे, कई लोग बातचीत कर रहे थे। बस मामला यह है कि आगे कौन आएगा। तो इसका सारा चीज़ का चिंतन मनन करने के बाद मैं एक निष्कर्ष में पहुंचा कि मैं माननीय बाबूलाल मरांडी जी जो हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, मैं उनको एक पत्र लिखा है। इसकी प्रतिलिपि मैंने संगठन महामंत्री को भी दिया है, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री को भी भेजा है। हमने एक सिंपल चिट्ठी लिखा है कि भाई जो पार्टी को उस पर पुनर्विचार करना चाहिए। और हम लोग के जो प्रेरणा स्रोत रहे हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जो एक समय उन्होंने भी ये कहा था कि मैं जाति के नाम पर चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ, जाति के नाम पर चुनाव लड़ूंगा तो निश्चित रूप में मेरी जात जीत जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद और संघ और विचारधारा हार जाएगी। तो उन्होंने हार को गले लगाना पसंद किया। उन्होंने लेकिन एक चीज़ आपसे ये भी कहा कि आपने झरिया विधानसभा क्षेत्र में झरिया के विधायक का आप सपोर्ट पे वहाँ प्रचार प्रसार कर रहे थे, लेकिन उस समय आप क्यों विरोध नहीं किए? झरिया विधायक का मैं क्यों प्रचार प्रसार करूँगा? वो तो कांग्रेस पार्टी की विधायक है।
नहीं बीजेपी विधायक कांग्रेस वाले विधायक अभी हैं विधायक संजीव सिंह के आप हाँ निश्चित रूप में संजीव सिंह कांग्रेस पार्टी के विधायक तो नहीं थे। नहीं, हाँ तो निश्चित रूप में मैं संजीव सिंह के पक्ष में काम किया था। तो वो भी तो उनके पर भी तो मतलब इल्जाम था रंगदारी और ये सब का सारे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, उनके ऊपर ऐसा कोई रंगदारी का इल्जाम नहीं था। परिवार के ऊपर था ना सर। हाँ ठीक है, वो परिवार पे होना अलग विषय है और पार्टी दी, और निश्चित रूप में हम लोग उनके साथ आज भी हम ऐसा थोड़ी कि हम ये कहें कि ढुल्लू महतो के खिलाफ हमने वोटिंग करेंगे। हमने पार्टी को पुनर्विचार के लिए लिखा था। अगर मान लीजिए पार्टी पुनर्विचार नहीं करती है, कल ढुल्लू महतो जी कंटिन्यू करेंगे, तो अगर मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ या समर्थक हूँ या भारतीय जनता पार्टी के प्रति अगर मेरी आस्था है, अगर मुझे एक वोट जाके करना है तो मैं ढुल्लू महतो जी के पक्ष में करूँगा ना। मैंने तो पुनर्विचार के लिए लिखा, लेकिन मेरे पत्र पे जिस तरह का रिएक्शन उनका हुआ, पत्र लिखने के, मेरे पत्र डालने के आधे घंटे के बाद उनका फ़ोन आ गया, जबकि मेरा उनसे सीधा संवाद कभी नहीं हुआ आज तक। कभी ना उनको पता भी नहीं होगा कि मैं कहाँ रहता हूँ। मेरा नंबर भी उन्होंने कल ही कहीं से लिया है या मेरे पत्र से लिया है कि मैं कृष्णा भैया बोल रहे हैं। बोला हाँ बोल रहा हूँ, मैं विधायक जी बोल रहा हूँ। बोले हाँ नमस्कार। फिर बातचीत शुरू हुई और बातचीत आप लोग भी सुने होंगे कि जिस आक्रोश में थे, जितने आक्रोश में थे, जितने तैस में वो अपनी बात को कहे थे, कहीं ना कहीं उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर हमने कोई पत्र लिखा है, अभी लोकसभा चुनाव आने में, अभी नॉमिनेशन में और चुनाव लड़ने में और परिणाम आने में काफ़ी समय है। अभी कई तरह की बातें सामने आएगी, कई तरह के लोग सामने में आएंगे। पिछले लोकसभा चुनाव में भी स्थानीय हमारे जो पूर्व सांसद रहे हैं, वर्तमान सांसद अभी हैं, पशुपति जी के सामने कई जगह उनका विरोध हुआ, वो तो कभी रिएक्शन नहीं में आया, रिएक्ट नहीं किए वो। तो अभी उनको भी कम से कम संयम बरतना था। अगर उनको मान ली मेरे पत्र से कोई एतराज़ था तो वो मेरे पास आ जाते, हमको पूछते भैया क्या दिक्कत है, क्या गलती हो गई हमसे। जब पार्टी निर्णय ले ली है और हमको जब चुनाव लड़ने का मौका मिला है तो आप सहयोग कीजिए, आशीर्वाद दीजिए, मिल के काम करेंगे, हम लोग को अच्छा लगता है। लेकिन उनका जो शैली था बातचीत करने का, तो कहीं ना कहीं वो मेरे दिल दिमाग को झकझोरा है। मैंने बीजेपी के आप कार्यकर्ता रह चुके थे, आगे क्या कुछ कार्रवाई करेंगे आप लोग? आप एक समाज से भी बिलोंग करते हैं, मारवाड़ी समाज से भी, तो आगे क्या कुछ आप लोग? पिछले दिनों आप लोग देखा होगा कि यहाँ प्रिंस खान का जो आतंक था और लगातार जो व्यवसायियों पर हमला हो रहा था, सारे लोग डरे समय थे और प्रतिदिन अखबारों के माध्यम से हम लोग पढ़ते थे कि आज फलाना जगह गोली चल गया। और व्यापारी लोग बैंक मोड़ जैसे क्षेत्र में 7 साढ़े 7 बजे दुकान से भाग जाना पसंद करते थे, शटर बंद कर देते थे और लोग डरते थे कि ग्राहक है या कोई अपराधी है। कार सेंटर जो दीपक को गोली लगी थी, जो अपराधी उन पर गोली चलाया था, वो ग्राहक बन करके आया था। स्थिति इतनी भयावह यहाँ हो गई थी और उस समय हमारे जनप्रतिनिधि मौन थे। जो काम जनप्रतिनिधि को करना चाहिए था वो लोग नहीं किए थे। ठीक आज जो मामला चिट्ठी का आया है, इसी तरह का उस समय भी मेरे पास एक मामला था कि मेरे मन में काफ़ी पीड़ा थी इस बात को लेकर के कि हम आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी का सांसद है, विधायक है, मेयर है, पार्षद है, और जिन पर गोलियां चल रही है, जो लोग रंगदारी दे रहे हैं, जो लोग पीड़ित परिवार हैं, वो सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं। ऐसी स्थिति में हमारे जनप्रतिनिधियों का चुप्पी कहीं ना कहीं एक रहस्यमय विषय था। तो अंत में जब मुझसे नहीं रहा गया तो आप देखे होंगे कि मैं अपने जनप्रतिनिधियों के विरोध में अपने इस्तीफा भी पार्टी से दिया और सत्याग्रह आंदोलन पर बैठने को विवश हुआ। 48 घंटे तक मैंने सत्याग्रह आंदोलन पर बैठा। माननीय विधायक सरजू राय जी हमारे आंदोलन में आए, इन्होंने चीफ सेक्रेटरी से बात कराई और आश्वासन के बाद हम लोगों ने उस आंदोलन को स्थगित किया। तो मन में कहीं जो पीड़ा होती है तो कहीं ना कहीं तो बोलना पड़ेगा ना। इस मामले को लेकर आंदोलन वगैरह कीजिएगा क्या? इसमें आंदोलन की आवश्यकता नहीं है। इसमें जो करना था वो मैं कर रहा हूँ। मुझे अपनी बात जहाँ जहाँ बतानी थी, जिस प्लेटफॉर्म पे बात को रखना था वो मैं रख रहा हूँ। मैं अपने समाज में और समग्र समाज में इस विषय को लाया हूँ और लोगों के संज्ञान में आ गया है। अब आगे देखा जाए।